नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ इलेक्शंस देखा, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, रिसर्च कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस किए। तो आज बात करेंगे वोटर्स लिस्ट। देखिए, इलेक्शन का सबसे पहला एक प्रोसेस आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करना। वो कैसे होते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगला स्टेप है ये डिसाइड करना कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं वोट कर सकता है। ये जो डिसीजन है इलेक्शन से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्शन से एक दिन पहले तक ये डिसीजन को रोक के रखेगा। ये तो वेल बिफोर इलेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन वोट कर सकता है, कौन कौन वोट नहीं कर सकता है। तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स प्रिपेयर करता है इलेक्शन से पहले। ये लिस्ट को बोलते हैं दोस्तों इलेक्टोरल रोल, एंड कॉमनली इसे वोटर्स लिस्ट भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में डिस्कस किया था करीब 2-3 वीडियो पहले। ये क्या होता है? बेसिकली एक देश का जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं उन्हें वोट करने का अधिकार जब देते हैं उसे आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोल सकते हो। तो बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में भी फॉलो होता है। तो इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट। हर एक सिटीजन को एक वोट होनी चाहिए और हर एक सिटीजन का वोट का वैल्यू भी इक्वली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वोट को ज्यादा वैल्यू है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को वोट का कम वैल्यू है। ऐसा बहुत पहले होता था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन। अगर कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई स्पेशल रीजन नहीं है, तो किसी को भी वोट करने का अधिकार डिनाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वैसे हमारे सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। हर एक सिटीजन एक जैसा नहीं होता है। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है। तो इस तरह कई सारे सेक्शन ऑफ पीपल है हमारी सोसाइटी में। इसका मतलब ये नहीं है एक सेक्शन को वोट करने का अधिकार नहीं देगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में सभी को इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सभी सिटीजन्स को वोट करने का राइट दे देना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में 18 साल से ऊपर जितने सिटीजन्स हैं उन्हें वोट करने का अधिकार है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो या जेंडर का हो। इसका मतलब ये हो गया ना दोस्तों, 18 साल से ऊपर जितने भी सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। पर देखिए, कुछ रेयर सिचुएशंस में कुछ लोगों का वोटिंग राइट्स डिने भी कर सकता है गवर्नमेंट, जैसे कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, किसी का अनसोन माइंड हो। तो इस रेयर सिचुएशंस में कुछ लोगों का जो वोटिंग राइट्स है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए डिने कर सकता है, राइट। आप देखिए, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है जितनी भी एलिजिबल वोटर्स है उनके नाम वोटर्स लिस्ट में इंक्लूड करना। देखिए, ये बात आपको पता है, हर एक साल कई लोगों का एज जो है 18 साल हो जाता है, तो इनका नाम इंक्लूड करना पड़ेगा। और हर एक साल कई लोगों का डेथ भी रिपोर्ट होता है, तो इनका नाम डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सब करके इलेक्शन से पहले वोटर्स लिस्ट को रिवाइज करना पड़ता है हर 5 साल में। पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने एक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया था। मतलब जितने भी एलिजिबल वोटर्स है उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब यह है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तो जब वोटिंग के लिए जाते हैं पोलिंग बूथ में तब ये कार्ड लेके जाना पड़ता है। पर देखिए, अभी तक ये कंपलसरी नहीं है। आप जब वोट करने जाते हो आप किसी भी तरह का एक आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, रेशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में। अब तक हमने वोटर्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वोटर्स के पास एक रियल चॉइस होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसी को भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होने के लिए। हमारा सिस्टम ये प्रोवाइड करता है कोई भी सिटीजन ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, बस एक एज रिस्ट्रिक्शन है। मिनिमम एज जो है 25 साल का होना चाहिए अगर आपको इलेक्शंस में खड़ा होना है तो। और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे किसी का अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसे भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होने के लिए मना कर सकते हैं। पर यह सब एक्सट्रीम केसेस में होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, जिसको पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट मिलता है। पार्टी सिंबल मतलब हर एक पार्टी का इलेक्शन सिंबल्स भी होता है, उस कैंडिडेट को वो पार्टी सिंबल भी प्रोवाइड करेगा एंड पूरे पार्टी की सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। जब पार्टी किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं एज देयर कैंडिडेट, इसे आप पार्टी टिकट बोल सकते हो। इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर कोई सिटीजन ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होगा एंड कुछ पैसे जमा करना होगा एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आए थे, उसमें यह बताया गया
एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन, मतलब नॉमिनेशन फॉर्म जब आप फाइल करोगे उसके साथ साथ आपको एक लीगल डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, उसमें ये सारे डिटेल्स भी लिख के देना होगा। सबसे पहला, आपके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या नहीं। फिर डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, आपके और आपके फैमिली का एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है वो लिख के देना पड़ेगा, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी लिख के देना पड़ेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहिए। एंड दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। देखिए, कैंडिडेट्स का ये सारी इंफॉर्मेशन देख के वोटर्स डिसाइड कर सकता है कि किसको वोट देना है किसको नहीं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट होने के लिए किसी भी तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो। वैसे देश में कई सारे जॉब्स ऐसा है जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में होना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री हो या कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। वैसे एमएलए और एमपी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों रेलेवेंट नहीं है, इसका एक जस्टिफिकेशन है। पहला जस्टिफिकेशन ये है दोस्तों, अगर एक पर्सन के पास लोगों का प्रॉब्लम्स और कंसर्न समझने की क्षमता है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की क्षमता है, तो यही एक क्वालिफिकेशन है एमएलए या एमपी बनने का, या फिर आप बोल सकते हो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनने का क्वालिफिकेशन यही है। दूसरा, अपना रिप्रेजेंटेटिव कितना एजुकेशनली क्वालिफाइड होनी चाहिए, ये डिसीजन तो लोग करेगा ना, जो वोटर्स है वही तो चुन के भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। अगर लोगों को इश्यू नहीं है अपने रिप्रेजेंटेटिव का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे in our country putting an education qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason। अगर educational qualification relevant करेंगे, mandatory करेंगे, तो spirit of democracy के against हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग निकल जाएगा इसी क्राइटेरिया में। It would mean depriving a majority of country citizen the right to contest elections। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक ग्रेजुएट डिग्री लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी मैंडेटरी करेंगे इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट होने के लिए, तो मोर देन 90% ऑफ सिटीजन्स विल बिकम इनएलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तब फिर कैंडिडेट्स को आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा, क्योंकि 90% ऑफ द सिटीजन्स ग्रेजुएट नहीं है। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन का। देखिए, एक इलेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, वोटर्स को एक फेयर चांस देना अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का। देखिए, केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने से ये फेयर चांस लोगों को नहीं मिलता है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कैंडिडेट को जानते तक नहीं होंगे, देखा तक नहीं होगा। तो इस केस में लोग कैसे डिसाइड करेंगे अपने लिए कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा करके, तो इसके लिए फ्री एंड ओपन डिस्कशंस होना ज़रूरी है, ये डिसाइड करने के लिए कौन बेटर है, कौन पार्टी बेटर है। तो ये सब होता है दोस्तों इलेक्शन कैंपेन्स में। इलेक्शन कैंपेन्स में बेसिकली हर एक पार्टी, हर एक कैंडिडेट आके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ये सुनने के बाद लोग डिसाइड करेंगे इनको या उनको वोट देना है। हमारे देश में ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, ये इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद 2 वीक्स के लिए चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इलेक्शन डेट अनाउंस होने से पहले नहीं होता है, उससे पहले भी होता है, पर जो मैक्सिमम इलेक्शन कैंपेनिंग है वो इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद होता है, ठीक है। तो इस पीरियड में कैंडिडेट्स जो है अपने वोटर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी है वो इलेक्शन मीटिंग्स एड्रेस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं, और यही पीरियड में सारे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन न्यूज़ में फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स होगा। ये होना भी चाहिए। ये सब सुनने के बाद या देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज या फिर उनके कैंडिडेट्स हमारे लिए क्या क्या प्लान करके बैठा है, उन्हें वोट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। ये मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए, इलेक्शन कैंपेनिंग जो है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब ये कभी भी कर सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन से पहले ये सब करते हैं ताकि लोगों को एकदम कन्विंस करने के लिए। इलेक्शन कैंपेन्स में पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं। बेसिकली वो ये चाहते हैं पब्लिक हमसे अट्रैक्ट हो जाए और पब्लिक हमारे लिए वोट दे दे। अब मैं आपको कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स के बारे में बताऊंगा जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वेरियस इलेक्शन कैंपेन्स में यूज़ किया था, और यही स्लोगन्स यूज़ करके इन्होंने इलेक्शंस भी जीते थे। फॉर एग्जाम्पल 1971 में कांग्रेस पार्टी लेड बाई इंदिरा गांधी का स्लोगन था गरीबी हटाओ, मतलब रिमूव पॉवर्टी। और पार्टी ने यह भी प्रॉमिस किया था अगर हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो हर एक गवर्नमेंट पॉलिसी को बदल के पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश करेंगे।
और 1971 जनरल इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी जीते भी थे और इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात आपको पता होगा। 1977 की बात करें तो जनता पार्टी का स्लोगन था सेव डेमोक्रेसी और जनता पार्टी का लीडर थे जयप्रकाश नारायण। अब सेव डेमोक्रेसी वाला स्लोगन का रिलेवेंस क्या था दोस्तों? देखिए, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे 1970s में, तब उन्होंने इमरजेंसी इंपोज किया था, उसके बारे में आपने सुना होगा। और इमरजेंसी में लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब निकाल दिया गया था, ये बात आपको पता होगा। अब इमरजेंसी के पीरियड में लोगों के लिए मतलब इतना अच्छा एक सिचुएशन नहीं था, इसलिए अगले जनरल इलेक्शंस में जनता पार्टी का स्लोगन था हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे करके। और पार्टी ने यह भी प्रॉमिस किया जितने भी एक्सेसेस कमिट किए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सब हम अंडू करेंगे एंड आपके जो सिविल लिबर्टीज है वो हम रिस्टोर करेंगे करके। तो यही स्लोगन में या फिर यही इलेक्शन कैंपेन में लोग इंप्रेस हो गए और जनता पार्टी 1977 का जनरल इलेक्शंस जीते भी थे। फिर लेफ्ट फ्रंट ने लैंड टू द टिलर वाला एक स्लोगन यूज किया था वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में 1977 में। लैंड टू द टिलर मतलब जो खेती करते हैं उनके लिए हम लैंड प्रोवाइड करेंगे करके लेफ्ट फ्रंट ने बोला था और 1977 का वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस उन्होंने जीता था। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में वो 1983 में प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस करके एक स्लोगन इंट्रोड्यूस किया था एनटी रामाराव साहब ने। वो तेलुगु देशम पार्टी का लीडर थे। तो प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु स्लोगन यूज करके बेसिकली अपना इलेक्शन कैंपेन में ये यूज करके वो भी आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस जीते थे। अब देखिए, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को फ्री वे में अपना इलेक्शन कैंपेन्स कंडक्ट करने देना चाहिए, पर कभी कभी ये नेसेसरी हो जाता है इनके इलेक्शन कैंपेन्स को रेगुलेट करना। क्यों? टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स ए फेयर एंड इक्वल चांस टू कॉम्पीट। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक कैंडिडेट को इक्वल एंड फेयर चांस मिलना चाहिए कॉम्पीट करने का। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी हमें एक डेमोक्रेसी मेंटेन करना है। तो इसलिए हमारे इलेक्शन लॉज के अंडर कुछ बेसिक कंडीशंस है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक कैंडिडेट को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, किसी भी वोटर को ब्राइब नहीं देना है या थ्रेटन नहीं करना है अपने पार्टी को वोट देने के लिए। दूसरा, कास्ट और रिलीजन के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगना है। तीसरा, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ये देखिए, जब रूलिंग पार्टी इलेक्शन कैंपेन करेंगे ना दोस्तों, तो उनको तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का एक्सेस भी होगा, वो ईजिली गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ये नहीं करना है, अपने पैसे से जो कुछ भी करना है आपको। और जितने पैसे आप खर्च करोगे ना उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर लोकसभा इलेक्शन है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। देखिए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान खर्च भी तो होता है ना दोस्तों। जितने पार्टी मेंबर्स होंगे उनका जो डेली खर्चा पानी देखना पड़ेगा, जितने गाड़ी आएंगे उनको पेट्रोल डीजल भरवाना होगा, रेंट देना होगा, लाउड स्पीकर, माइक, स्टेज, ये सब का भी पैसे देने होंगे। तो ये सारे जो खर्चे हैं ये 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर असेंबली इलेक्शन है ये जो 25 लाख सीधा 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है असेंबली इलेक्शन में। और लोकसभा इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अगर कोई इन कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो अगर वो इलेक्शन जीत भी जाएगा ना, तभी कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करके इनकी जो इलेक्शन रिजल्ट है इन्हें वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट। मतलब इस तरह आप मतलब इन सारे कंडीशंस को वायलेट करके आप जीतेगा ना, तभी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल किया जाएगा। अब देखिए, इन एडिशन टू द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इधर बस मैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में बताऊंगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक कैंडिडेट को एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना होगा इलेक्शन कैंपेन्स में। मतलब देखिए दोस्तों, दे शुड नॉट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है चर्च, टेम्पल, मॉस्क ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स का यूज नहीं करना है। तीसरा, एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई भी मिनिस्टर कोई भी प्रोजेक्ट का शुरुआत नहीं करना चाहिए, कोई भी पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए एंड किसी भी तरह का प्रोमिसेस नहीं प्रोवाइड करना है पब्लिक फैसिलिटीज़ का। ये क्यों है दोस्तों? देखिए, होता क्या है ना, इलेक्शन जब अनाउंस होता है, जब जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे, नए नए जो पॉलिसी डिसीजंस लेके आएंगे लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, ताकि वो लोग इंप्रेस होकर अपने पार्टी के लिए वोट दे दे। तो ये सब नहीं हो सकता, ये सब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अगेंस्ट है। वैसे दोस्तों, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी में ये सब
हमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी में भी डिस्कस किया है, ये बस एनसीईआरटी में ब्रीफली बता के गया है, ठीक है। बस आप यही समझ लीजिएगा एज एन इंट्रोडक्शन, एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना है जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को नहीं करना है इलेक्शन के दौरान। अब हम बात करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेज आप बोल सकते हो जब वोटर्स अपना वोट कास्ट या पोल करते हैं। इस दिन को इलेक्शन डे बोलते हैं। जितने लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट में होगा नियर बाई पोलिंग बूथ में जाके अपना वोट दे सकते हैं। पोलिंग बूथ यूजुअली कोई लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में लोकेटेड रहता है। एक बार वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं, जितने इलेक्शन ऑफिशियल्स होगा वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह दिखाना है। इसके बाद आपको वोट देना है। वोट देने से पहले ही आपका जो फिंगर होगा उसमें एक ब्लैक इंक से मार्क करेंगे ताकि आप दोबारा वोट करने नहीं आए, ठीक है। एक ही बार आप वोट कर सकते हैं ना। इसके बाद देखिए, हर एक पोलिंग बूथ के अंदर एक एजेंट रहेगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। वो ये देखेगा कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन उधर कंडक्ट हो रहा है या नहीं। पहले क्या होता था दोस्तों, वोटिंग बैलेट पेपर में होता था। अब पोलिंग बूथ के अंदर जाने से इलेक्शन ऑफिशियल्स आपको एक बैलेट पेपर देगा जिसमें हर एक कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा। जिसको वोट करना है आपको बस ठप्पा मारना है और बंद करके एक बैलेट बॉक्स में डालना था। पर आजकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गया। ये मशीन में क्या है, हर एक कैंडिडेट का नाम और सिंबल ऐसे मेंशन रहेगा और इधर एक बटन भी रहेगा। तो जिनको वोट करना आपको केवल इस बटन को प्रेस करना है, ठीक है। बीप साउंड आएगा, वोटिंग खत्म, बस यही है। तो एक बार पोलिंग खत्म होने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसे सील करते हैं और एक सिक्योर प्लेस में पहुंचाते हैं। कुछ दिन के बाद ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपनड एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड, ठीक है। कुछ दिन के बाद जब इलेक्शन डे रिजल्ट्स अनाउंस होने का दिन होगा उस दिन सारे ईवीएम्स ओपन किया जाएगा और हर एक कैंडिडेट को कितने कितने वोट्स मिला वो काउंट किया जाएगा। ये जो काउंटिंग जब होगा ना उस टाइम पे भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंट्स है वो उधर प्रेजेंट होगा। ये इंश्योर करने के लिए जो काउंटिंग है वो ठीक तरीके से हो रहा है। तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा। और एक जनरल इलेक्शन में यूजुअली काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। ठीक है, जनरल इलेक्शन में क्या होता है ना दोस्तों, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काउंटिंग है वो एक ही दिन में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक दिन में, अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का 2-3 दिन के बाद, ऐसा नहीं होगा, एक ही टाइम पे होगा। एंड जितने भी टेलीविजन चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर्स वगैरह इस इवेंट को रिपोर्ट करते हैं एंड कुछ ही घंटे के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं और ये क्लियर हो जाता है कौन अगला गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। अब दोस्तों साथ साथ ये भी देखेंगे, आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव इन योर कंट्री। देखिए हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट कराने में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होता है। एक एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूँ, 2014 का जब लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुआ था तो गवर्नमेंट ने 3,500 करोड़ रुपीज़ खर्च किए थे, मतलब 40 पर पर्सन ऑन द वोटेज लिस्ट। अगर आप पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ने जितने पैसे खर्च किए ये देखोगे तो इससे कई गुना ज़्यादा था। कुल मिला के टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वाज अराउंड 30,000 करोड़। आप देखिए दोस्तों 2014 के केवल इलेक्शंस में गवर्नमेंट ने, पार्टीज ने और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने मिलकर 30,000 करोड़ रुपीस खर्च किए थे, मतलब 500 रुपीज़ पर वोटर। अब एक कंपैरिजन हम करते हैं गवर्नमेंट का जो अदर एक्सपेंडिचर और इलेक्शन के साथ साथ। 2005 में गवर्नमेंट 6 नए न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदने का एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसमें एक सबमरीन का कॉस्ट था 3,000 करोड़, मतलब टोटल 18,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था वो। अब इससे डबल है इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ये मैं इधर बता रहा हूँ। और दिल्ली ने जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में होस्ट किया था ना, तो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट था 20,000 करोड़। अब आप बताइए कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो में फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक ये डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।